गुड इवनिंग गाइस। सबको सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। उम्मीद है कि ये जो दिवाली का त्यौहार है सबको खुशियों से भर दे। सबके अपने अपने जो पार्टनर है वो वापस आ जाए, अगर किसी के दूर है तो, और साथ में है तो उनका प्यार बढ़कर और दुगना हो जाए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। अनन्या और काव्य की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 33। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि अब जो काव्य की आंटी है उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और वो जो है वो बातें अपने पति से भी शेयर करते हैं। और जो अंकल और आंटी है उन्हें बड़ा टेंशन होता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा टेंशन काव्य के माँ बाप का होता है, क्योंकि वो ठहरे गांव के किसान लोग, बहुत ही सिंपल लोग, जिनके थोड़ी सी भी फसल अगर चली जाए तो वो ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचते हैं। सोचो अगर उनको अपने बेटी के बारे में कुछ पता चले तो उनका क्या होगा। बस इसी टेंशन में दोनों बैठ जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जो अनन्या की मॉम है वो काव्य के आंटी के घर आ जाती। तो अब सुनते हैं आगे। डोर बेल बजते ही काव्य की आंटी है वो देखती कि दरवाज़े पर अनन्या की मॉम थी। बड़ी सी स्माइल के साथ वो खड़ी थी और काव्य की आंटी है वो थोड़ी सी हड़बड़ा जाती कि ये मतलब थोड़ी सी सोच में, एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाती कि ये बहन जी। अचानक फिर उन्हें याद आता है कि हो ना हो उनकी बेटी ने जो किया है शायद से ये उसी के वजह से आए हैं। तो वो ज़्यादा टाइम गवाते नहीं और जो अनन्या की मॉम है वो पूछती है कि मैं अंदर आऊँ। तो आंटी बोलती है हाँ जी, हाँ बहन जी आइए ना। तो वो जो अनन्या की मॉम है वो अंदर आती है। वो यहाँ हुआ देखती है और बोलती है कि आपका घर काफ़ी अच्छा है। तो काव्य की आंटी बोलती जी बस छोटा सा है, बड़ी मेहनत से बनाया है इन्होंने। अनन्या की मॉम बोलती है वो तो है। और फिर वो यहाँ वहाँ नज़रें घुमाती है। शायद वो काव्य को ढूंढ रही थी उनकी नज़रें। तो काव्य की आंटी जो है वो बैठने को बोलते हैं और उन्हें पानी लेने के लिए वो किचन में चले जाते हैं। 2 मिनट में पानी लेकर आ जाते हैं। अनन्या की मॉम पूछती काव्य कहाँ पर है। काव्य की आंटी बोलती कि वो कमरे में है अपने। तो बोलती कि आप बुला लीजिए, मैं उससे भी मिल लूँ। काव्य की आंटी बोलती कि जी बहन जी, अच्छा कि आप आ गए, अब आप ही कुछ समझाइए उसे। तो अनन्या की मॉम बोलती ठीक है आप बुला लीजिए उसे एक बार। तो वो काव्य को आवाज़ लगाते हैं आंटी। काव्य आती है थोड़ी देर में। अब आंटी जो है अनन्या की मॉम वो देखती है काव्य जिस तरह से पहले उसके चेहरे पर जो नूर था वो अब पूरी तरह से उतर गया था। काव्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी ही अनन्या को मिस करती है और इन सारी चीज़ों से काव्य पे बड़ा असर हुआ है। काव्य आती है, आंटी को देखती है और थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि थी तो अनन्या की मॉम और काव्य को बड़ी उम्मीद थी उनसे शायद से। तो काव्य आती है, खुश हो जाती, थोड़ी बहुत नमस्ते करती है और वहाँ पे बैठ जाती है। तो अब आंटी जो है काव्य की वो भी वहीं पर खड़ी रहती। तो अनन्या की मॉम जो है बोलती कि बहन जी आप खड़ी क्यों है, बैठ जाइए, अब भी कोई इशू नहीं है। आंटी बैठ जाते और बोलते बेटा क्या हालत बना रखी है, खाना वाना खाती नहीं हो क्या तुम टाइम पर। तो आंटी बोलती क्या बहन जी आप ऐसे बोल रहे हो, मैं इसका बड़े ख्याल रखती हूँ, लेकिन ये लड़की जो है मेरी कुछ सुनती नहीं है। अब आप आइए, थोड़ा कुछ समझा दीजिए, शायद से आपकी बातें समझ जाए। अनन्या की मॉम बोलती कि देखो बेटा, जो भी करना है शिद्दत से करना है, यूँ ऐसे खुद को तकलीफ़ देकर शांत रहकर कुछ नहीं होने वाला और कुछ हासिल भी नहीं होगा। अब काव्य की आंटी वो देखने लग जाती। अनन्या की मॉम जो है अपना कंटिन्यू करती कि देखो बेटा ऐसे कैसे चलेगा, तुम अगर खुद को ही परेशान करोगी तो देखो तुमने अपने चेहरा देखा है अभी कितना मुरझा गया है बेटा। अगर ऐसे अनन्या तुम्हें देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी बेटा। काव्य की आंटी बड़े घूर के अनन्या की मॉम को देखने लग जाती है कि ये समझाने आए या फिर। तो अनन्या की मॉम जो है अपना कंटिन्यू करती है कि देखो बेटा थोड़ा खुद पर ध्यान दो। अगर अनन्या कभी यहाँ पर आई और तुम्हें ऐसे देख लिया तो उस पर क्या बीतेगी बेटा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी इतनी दूर से आई तुम्हारे लिए और वो तुम्हें ऐसी इस हालत में देखे।
तुम्हें छोड़कर गई थी तब तुम खिला फूल थी, अब तुम जैसे मुरझाया हुआ फूल हो गई हो। क्या सोचेगी वो। तो आंटी जो है काव्य की बोलती, ये आप क्या कह रहे बहन जी। तो अनन्या की मॉम जो है बोलती, वही जो एक माँ को कहना चाहिए। तो अनन्या जो काव्य की आंटी वो चुप हो जाती है, थोड़ी नज़रें नीचे करती है और फिर बोल पड़ती कि लेकिन ये सही नहीं है बहन जी, ये जो दोनों कर रही है ये सही है, आपके नज़रिए से सही लग रहा है कि आपको ये समाज इनको जीने नहीं देगा। तो जो अनन्या की मॉम है वो थोड़ी सी स्माइल करती, तीखी सी, थोड़ी गुस्से वाली भी, और वो बोलती है कि किस ज़माने की बात कर रहे हो आप बहन जी, आपको इतने सालों से संतान नहीं है क्या? ये ज़माना आपको एक बार भी पूछने आया कि आप इस ज़माने की बात कर रहे हो? आपके घर में दुख सुख कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, क्या ये ज़माना आपके साथ खड़ा रहा है आज तक? या फिर उस ज़माने की बात कर रहे हो कि अगर आप भूखा रह जाओगे तो ये ज़माना आपको खिलाने आएगा? नहीं ना। तो बस मैं ज़माने की ना सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। मैंने काव्या को कभी पराया नहीं समझा। वो बच्ची 2 साल से मेरे घर पर आ रही है और मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट तो हो गया था कि दोनों में ज़रूर कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी बेटी ने कभी मुझसे शेयर नहीं की। शायद से वो डरती थी क्योंकि वो बचपन से ऐसी है। मेरी बच्ची ने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की बहन जी। हमेशा जो उसके सामने आया है, जो उसने पाया है, उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है उस चीज़ को। और इसी चीज़ की वजह से मुझे मेरे बेटी पर गर्व है, क्योंकि उसने कभी किसी चीज़ के लिए जीत नहीं की। वो पढ़ाई में भी बहुत अव्वल नंबर पे है। मैंने कभी उसको पढ़ाई के लिए भी फोर्स नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने ये कहा कि बेटा तुमसे जितना होता है उतना पढ़ लो, लेकिन मेरी बेटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के मामले में तो कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा पढ़ाई करती गई और ख़ुद को साबित करती गई। और हर चीज़ के मामले में वो लड़की मुझसे कभी ज़िद नहीं की, ना ही उसके पापा से। आपको पता है मेरी बेटी इस स्वभाव की है, अगर उसे पता चले ना कि मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर रही हूँ तो वो खुशी खुशी सब कुछ छोड़कर चुपचाप रह जाएगी और अंदर ही अंदर घुट घुट कर दम तोड़ देगी। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा करे, क्योंकि मेरी बेटी ने जो भी पाया है, जो भी उसको मिला है ना, सब हमारी मर्ज़ी से मिला है बहन जी। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त भी हमारी मर्ज़ी से चुने हैं। लेकिन अब बात कुछ अलग है। अब वो दिल के हाथों मजबूर हो गई। उसने अपने पार्टनर के रूप में एक लड़की को चुना। शायद से उसको काव्य में सच्चा प्यार दिखता हो, वो प्योर सोल दिखता हो। फिर आप ही बताइए मैं कैसे उससे काव्य को छीन सकती हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, जब मेरी अनु छोटी थी तो इतनी सीरियस हो गई थी कि उसे बचाना नामुमकिन। तब मैंने इसी समाज से बहुत मदद मांगी, बहुत गिड़गिड़ाई इसी समाज के आगे कि मेरी बच्ची को बचाओ, क्योंकि हमारा बिज़नेस तभी इतनी ऊंचाई पे नहीं था। हमने भी वो दिन देखे जो सब लोग मिडिल क्लास वाले देखते हैं, लेकिन तब कोई भी समाज में के लोग मेरी बच्ची को बचाने आगे नहीं आए। बस हमारा भगवान पर विश्वास और खुद पर विश्वास बनाए रखा और हमारी बच्ची को हमने बचा लिया जैसे तैसे। तब हमने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में कभी समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, और मेरी बेटी की खुशी जिसमें है हम उसी में खुश हैं। अगर वो चाहती है काव्य को अपनी ज़िंदगी में लाए तो मैं कभी उसे मना नहीं करूँगी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी बहन जी कि दोनों बच्चों को अलग करने की कोशिश मत कीजिए। अब आंटी जो है काव्य की वो सोच में पड़ जाती है थोड़ी बहुत, उनको थोड़ी बहुत सहमति भी लगती है अनन्या की मॉम की बातों में। उनकी जो बातें हैं पल्ले पड़ तो रही थी, लेकिन वो डर रहे थे। तो अनन्या की मॉम बोलती कि क्या सोच रहे हो बहन जी आप? तो काव्य की आंटी बोलती, जी बहन जी आपकी बातों से मैं थोड़ी बहुत सहमत तो हूँ, लेकिन मुझे डर है काव्य के माँ बाप का। उनसे मैं क्या कहूँगी कि बच्ची को मैं अपने पास रख के ये सब, और ऊपर से आपको तो पता है कि वो एक छोटे से गांव के लोग हैं और बड़े ही सादे सिंपल लोग हैं। एक किसान है, उनके गांव में एक लड़का लड़की का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो आप सोचिए दोनों लड़की का प्यार, ये तो बहुत बड़ी बात है।
वो तो बैठे बैठे कहीं अपनी जान ना दे दे, बस मुझे इसी बात का डर है। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काश मैं काव्य की माँ होती तो शायद मैं कुछ सोचती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती बहन जी। इसमें जो भी कर सकते हैं काव्य के माँ बाप कर सकते हैं। मैंने तो उसे अपने पास रखा था कि वो शहर में अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन उसके ज़िंदगी का फ़ैसला उसके माँ बाप के हाथों है। वो तय करेंगे कि काव्य की ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। मैं तय करने वाली कोई नहीं होती हूँ बहन जी। तो आनंद की माँ बोलती, ठीक है, तो हम मिलकर समझा ही सकते हैं ना उन्हें। चाहो तो मैं काव्य के गाँव भी जा सकती हूँ उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो आंटी बोलती कि मुझे नहीं लगता वो समझेंगे आपकी बात, क्योंकि वो इतने समझदारी में है ही नहीं। वो गांव में रहकर उनके ये बात कभी पल्ले पड़ने ही वाली नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे से गांव से है। उनकी सोच तो वहाँ तक हो भी नहीं सकती जितना तक मैं उन्हें जानती हूँ। मुझे लगता है काव्या गलत दिशा में अपना रास्ता चुनी है, क्योंकि इस रास्ते पे सिर्फ कांटे ही कांटे मिलने वाले हैं उसे, और कुछ नहीं मिलने वाला। अनन्या तो दूर की बात है। तो अनन्या की माँ बोलती है, एक ट्राई करने में हर्ज क्या है, हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं ना अपने बच्चों के लिए। क्या आप काव्य से प्यार नहीं करती बहन जी? क्या वो आपको अपनी बेटी जैसी नहीं लगती? तो काव्य की आंटी बोलती कि जी बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं काव्य को अपने बच्ची से कम नहीं समझी हूँ आज तक, क्योंकि काव्य के आने से पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत खालीपन था, लेकिन जब से काव्य मेरे घर रहने आई है तो मेरा परिवार पूरा होने जैसा लगा मुझे आज तक। आप खुद काव्य से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी चीज़ की कमी की? एक माँ से बढ़कर प्यार दिया है उसे। क्यों काव्य, मैंने कभी तुम्हें कुछ कम किया है किसी चीज़ के लिए? काव्य के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंटी को हक कर लेती है, इसकी खुद की आंटी को हक कर लेती है और रोने लग जाती है। काव्य की आंटी बोलती, बेटा मत रो, अगर तुम मेरी बेटी होती तो शायद से मैं कुछ सोचती, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो छोटे से गांव के लोग होते हैं ना, उनको पैसों से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो ये वो कभी तुम्हारी इस बात को नहीं मानेंगे। एक लंबी सांस लेती है अनन्या की मॉम और बोलती कि ठीक है, तो मैं चलती हूँ, और मुझे लगता है कि एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। अब हम लोग ऐसे हार मान कर तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि दोनों बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है। जो काव्य की आंटी बोलती, एक कोशिश अगर आप बोल रहे हो तो एक करने को मुझे कोई हर्ज नहीं है, एक बार हम ज़रूर जाएंगे काव्य के गाँव। बोलते ठीक है। अब आंटी जो है, अनन्या की मॉम जो है, वहाँ से उठती है, बोलती कि बहन जी मुझे फिर से पानी मिलेगा। अब काव्य की आंटी फिर से किचन में जाते हैं पानी लाने के लिए। जब तक अनन्या की मॉम क्या करती, फटाक से काव्य के हाथ में एक बॉक्स थमा देती है और बोलती कि बेटा बेटा प्लीज़ ये अभी के लिए रखो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, आंटी आ जाएगी। तो काव्य जो है वो जो बॉक्स है छुपा कर वो बेडरूम में लेकर जाती है, और तब तक काव्य की आंटी आती और बोलती कि लीजिए बहन जी पानी। अब पानी पीती है और अनन्या की मॉम वहाँ से चली जाती है। अब काव्य को क्या दिया था आंटी ने, वो देखते हैं। अब जो काव्य है वो बॉक्स लेकर जब घर में जाती है बेडरूम में, काव्य जो है बॉक्स को इतना ध्यान नहीं देती बॉक्स के पास, क्योंकि वो परेशानी में थी तो इतना ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद वो जो बॉक्स में है ना वाइब्रेशन होने लगता है, तो थोड़ी सी डर जाती कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो बॉक्स जो है बड़ा शोरिंग कर रहा था। तो वो देखती है काव्य कि इस बॉक्स में ऐसे ये क्या हो रहा है इस बॉक्स को, और वो क्या करती है, वो बॉक्स को ओपन करती है। देखती तो उसमें एक मोबाइल था और उस पर एक नंबर शो हो रहा था। मोबाइल साइलेंट पे था लेकिन वाइब्रेशन पे था। तो ना थोड़ी डर जाती है, और लेकिन फिर भी वो रिसीव करती है। सामने से अनन्या की मॉम थी, बोलती बेटा चौंक गई? वो एक्चुअली मैंने तुम्हें
तुम्हें एक्चुअली तुम्हारी बात अनन्या सी नहीं होती होगी, मैं समझ सकती हूँ। तो ये मोबाइल रखो और अनन्या से खूब सारी बात करो, क्योंकि तुम्हारी आंटी तो अब फ़ोन देने में से रही। काव्या है ना, उसे बहुत रोने आता है और वो आंटी को बोलती थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। तो आंटी भी, जो अनन्या की मम्मी, बोलती हाँ बेटा थैंक यू की क्या बात है, अब खूब सारी बात करो अन्नू से, ठीक है, और खुश रहा करो, मैं रखती हूँ, बाय। और मोबाइल छुपा के रखना आंटी से। तो काव्या बोलती जी 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 आंटी, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब फाइनली काव्या को एक मोबाइल मिल गया और अनन्या से पूरे 15 दिन बाद ये बात होने वाली है काव्या की। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।